हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों पर आते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? पहला विकल्प है वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। दूसरा विकल्प है वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। तीसरा विकल्प है वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। और चौथा विकल्प है वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो प्रश्न में क्या लिखा है कि पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए सारांश लिखना सिखा रही है। तो पहला विकल्प सही होगा कि वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? पहला विकल्प है अधिकाधिक सामान्यीकरण, दूसरा है सरलीकरण, तीसरा है विकासात्मक और चौथा है अत्यधिक संशुद्धता। तो एक बच्चा मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों में एक प्रकार की त्रुटि हो सकती है, वह है विकासात्मक। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? पहला विकल्प है संज्ञान भावना, दूसरा विकल्प है तनाव विलोपन, तीसरा विकल्प है निष्पत्ति चिंता और चौथा विकल्प है संज्ञान प्रतियोगिता। तो परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो वह संज्ञान और भावना के संबंध को स्पष्ट करता है। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? पहला विकल्प है यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। दूसरा है यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तीसरा विकल्प है विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। और चौथा विकल्प है इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो प्रश्न में क्या लिखा है कि अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा कि यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। बी विकल्प सही है। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो सबसे कम प्रेरक है जो उसे बताना है। पहला विकल्प है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। दूसरा विकल्प है अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। तीसरा विकल्प है उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। और चौथा विकल्प है संसार की श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो सबसे कम प्रेरक है तो विकल्प सी सही होगा कि उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। अब उसे उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना है, तो उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देने से कुछ नहीं होगा जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। इसलिए सी विकल्प इसका सही है। सबसे कम प्रेरक पूछा गया है इसलिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी
वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। पहला विकल्प है बंडूरा, दूसरा विकल्प है मैस्लो, तीसरा विकल्प है स्किनर और चौथा विकल्प है पियाजे। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही होगा, मैस्लो। पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो। तो यही सिद्धांत का है, इनका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। पहला विकल्प है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। दूसरा विकल्प है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। तीसरा विकल्प है समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। और चौथा विकल्प है कालांश की अवधि 40 से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही होगा, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, परिपक्व विद्यार्थी। पहला विकल्प है इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। दूसरा विकल्प है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तीसरा विकल्प है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। और चौथा विकल्प है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो परिपक्व विद्यार्थी के बारे में पूछा गया है, तो बी विकल्प सही होगा कि अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। पहला विकल्प है विकास क्रमिक प्रकार से होता है। दूसरा विकल्प है विकास निरंतरीय होता रहता है। तीसरा विकल्प है अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। और चौथा विकल्प है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला विकल्प है आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की प्रवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। दूसरा विकल्प है गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। तीसरा विकल्प है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। और चौथा विकल्प है विद्यानीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सत्य कथन पूछा गया है, तो ए विकल्प सही होगा कि आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की प्रवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कोवेल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला विकल्प है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। दूसरा विकल्प है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तीसरा विकल्प है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। और चौथा विकल्प है कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना है, तो सी विकल्प सही होगा कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। इसके साथ ही बच्चों को प्रेरणादायक कहानियां सुनाकर भी उनके नैतिक विकास को निर्देशित किया जा सकता है। सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे पहला विकल्प है वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। दूसरा विकल्प है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। तीसरा विकल्प है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। और चौथा विकल्प है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके।
तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही होगा कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। इसलिए बच्चों को, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। दूसरा विकल्प है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। तीसरा विकल्प है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। और चौथा विकल्प है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही होगा कि सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? पहला विकल्प है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। दूसरा विकल्प है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। तीसरा विकल्प है विकल्पों की निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। और चौथा विकल्प है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था का संबंध पूछा गया है, तो ए विकल्प सही होगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। इसकी उम्र क्या है इंद्रिय गामक अवस्था की? 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष तक। तो ए विकल्प सही होगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। पहला विकल्प है पालन पोषण और शिक्षा का। दूसरा विकल्प है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तीसरा विकल्प है केवल वातावरण का। और चौथा विकल्प है केवल आनुवांशिकता का। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि? पहला विकल्प है शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। दूसरा विकल्प है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। तीसरा विकल्प है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। और चौथा विकल्प है बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा कि बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? पहला विकल्प है प्राक कल्पना का परीक्षण करना। दूसरा विकल्प है समस्या के प्रति जागरूकता। तीसरा विकल्प है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। और चौथा विकल्प है प्राक कल्पना का निर्माण करना। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही होगा, समस्या के प्रति जागरूकता। इसे ही समस्या को जानना भी कहते हैं कि जब तक समस्या को जानेंगे नहीं उसका हल कैसे निकालेंगे, इसलिए समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है समस्या के प्रति जागरूकता। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? पहला विकल्प है आनुभविक। दूसरा विकल्प है भावात्मक। तीसरा विकल्प है आध्यात्मिक। और चौथा विकल्प है व्यावसायिक। तो सीखने का क्षेत्र है भावात्मक। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि? पहला विकल्प है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। दूसरा विकल्प है बच्चा बुद्धिमान नहीं है। तीसरा विकल्प है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। और चौथा विकल्प है बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। तो जब बच्चा कार्य करते करते ऊब रहा है यानी उसकी रुचि जो है वो खत्म हो गई है, तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। पहला विकल्प सही है।
अगला प्रश्न है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। त्रुटियां यानी गलतियां। पहला विकल्प है वे कैसे सीखते हैं। दूसरा विकल्प है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। तीसरा विकल्प है सीखने की अनुपस्थिति और चौथा विकल्प है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। पहला विकल्प है सांस्कृतिक कारक। दूसरा विकल्प है सेरेब्रल डिसफंक्शन। तीसरा विकल्प है संवेगात्मक विघ्न और चौथा विकल्प है व्यवहारगत विघ्न। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही होगा कि सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, सांस्कृतिक कारक को छोड़कर। अगला प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय। पहला विकल्प है शिक्षार्थियों की नियोक्ता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। दूसरा विकल्प है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तीसरा विकल्प है शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। और चौथा विकल्प है विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो समावेशी विद्यालय के बारे में बताना है तो बी विकल्प सही होगा कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी। पहला विकल्प है अधिगम निर्योग नहीं हो सकते। दूसरा विकल्प है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तीसरा विकल्प है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। और चौथा विकल्प है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही होगा कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। जैसे कोई प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, किसी को संगीत अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, लेकिन ये सब विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं, इसलिए बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, के कारण प्रतिभाशालिता होती है। पहला विकल्प है मनोसामाजिक कारकों। दूसरा विकल्प है आनुवंशिक रचना। तीसरा विकल्प है वातावरणीय अभिप्रेरणा। और चौथा विकल्प है बी और सी का संयोजन। तो इस प्रश्न के लिए बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए डी विकल्प सही होगा कि बी और सी का संयोजन आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशालिता होती है। दोनों सही हैं, बी और सी। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। पहला विकल्प है शिक्षार्थियों को कुछ यानी छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। दूसरा विकल्प है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। तीसरा विकल्प है निरंतर गृह कार्य देते रहना। और चौथा विकल्प है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही होगा कि शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगला प्रश्न है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। पहला विकल्प है डिस्फेजिया। दूसरा विकल्प है डिस्प्रैक्सिया। तीसरा विकल्प है डिसकैल्कुलिया। और चौथा विकल्प है डिसलेक्सिया। तो प्रश्न में गतिक कौशलों में पूछा गया, तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही होगा, डिस्प्रैक्सिया। गतिक कौशलों में अधिगम डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे गति एवं समय के बीच सामंजस्य को स्थापित नहीं कर पाते। जैसे
वह अपनी ओर आते हुए गेंद को नहीं पकड़ पाते हैं, तो समय और गति में सामंजस्य उनका स्थापित नहीं हो पाता है, तो ये निरोगिता है डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। अब डिस्फेजिया क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। ये भाषा विकार है, डिस्कैलकुलिया गणना विकार है और डिसलेक्सिया पठन विकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम निरोगिता पहला विकल्प है, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। दूसरा विकल्प है, एक स्थिर अवस्था है। तीसरा विकल्प है, एक चर अवस्था है। और चौथा विकल्प है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो अधिगम निरोगिता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। अधिगम निरोगिता है कि बच्चे जो हैं तर्क करने में, पढ़ने लिखने बोलने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, तो ये अधिगम निरोगिता है। तो इसके लिए सी विकल्प सही होगा कि एक चर अवस्था है, तो इसका इलाज भी संभव है। सी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। पहला विकल्प है, परिणामों की आशा करना। दूसरा विकल्प है, समस्या की पहचान। तीसरा विकल्प है, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। और चौथा विकल्प है, संभावित युक्तियों को खोजना। तो एक को छोड़कर सभी समस्या समाधान के चरण हैं, तो इसमें ए विकल्प सही होगा, परिणामों की आशा करना। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक को, पहला विकल्प है, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा विकल्प है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। तीसरा विकल्प है, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए। और चौथा विकल्प है, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा कि जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, यानी उन्हें बीच में टोकना नहीं चाहिए, बाद में बताना चाहिए कि कहाँ पर उन्होंने गलती की है। अगला प्रश्न है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, पहला विकल्प है, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। दूसरा विकल्प है, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। तीसरा विकल्प है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। और चौथा विकल्प है, निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती हैं और वह स्वभाव में बहुत कठोर हैं। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही होगा कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही वह परीक्षा भवन में दाखिल हो रही है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, हाथ पांव उसके ठंडे पड़ जाते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो वह इसलिए हो जाता है क्योंकि वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। ए विकल्प सही है। तो आज पूरे 30 प्रश्नों को लिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।